अगर आप बिज़नेसमैन हैं या खुद बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ कि शार्क टैंक एक बिज़नेस शो है जिसमें स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेने आते हैं। वो शो में बोले जाने वाली कई टर्म्स आप समझ नहीं पाते, आई नो। पर इस वीडियो के बाद नहीं। इस वीडियो में आप उन सभी टर्म्स को सीखेंगे जो शो में बोली जाती हैं और उन सभी बिज़नेसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। इन टर्म्स को जानने के बाद आप अपने बिज़नेस को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टर्म के साथ, इक्विटी। ये वर्ड तो आप शार्क टैंक की हर डील में सबसे पहले सुनते हैं। 1 करोड़ के लिए 1% इक्विटी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, कंपनी में हिस्सेदारी। कंपनी के ओनर्स इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ देने के लिए कहते हैं और बदले में कंपनी की 1% ओनरशिप देते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के पार्शियल ओनर्स होते हैं। अगर किसी के पास 10% इक्विटी है तो वो कंपनी का 10% का मालिक है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक प्रोडक्ट का सैंपल वर्जन होता है। ये सैंपल टेस्टिंग के लिए मार्केट में उतारा जाता है और जैसे जैसे कस्टमर्स का फीडबैक मिलता है उसी प्रकार इसको चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज को बेचकर जो टोटल इनकम जनरेट होती है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए गुड्स की प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज एक बिस्किट कंपनी है, वो 10 रुपये के बिस्किट के 10,000 पीसेज एक मंथ में बेचती है, तो उसका रेवेन्यू 1 लाख रुपये होगा। रेवेन्यू बढ़ना हर कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अब चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है नेट प्रॉफिट। एक लाइन में कहूँ तो नेट प्रॉफिट वो पैसा होता है जो सारे खर्चे और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के पास बचता है। जब कंपनी की सेल ज़्यादा हो और खर्चे कम हो तो इसका मतलब कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से माइनस करना होता है। बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। 90% स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। आपने शो में ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन के बारे में भी सुना होगा, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की। ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचकर आपकी जेब में कितना पैसा बचा। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचा और आपको उसे बनाने में 60 रुपये लगते हैं तो आपका ग्रॉस मार्जिन 40% हुआ। जनरली हाई ग्रॉस मार्जिन वाले बिजनेस को अच्छा माना जाता है क्योंकि ऐसे बिजनेसेस मोस्टली अच्छा नेट प्रॉफिट घर ले जा पाते हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। नेट प्रॉफिट मार्जिन उसी सेम प्रॉफिट का परसेंटेज फॉर्म होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी ने पूरे साल में 100 करोड़ की सेल्स की और सारे खर्चे निकालने के बाद उसका नेट प्रॉफिट 30 करोड़ रहा। इसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा। सेवंथ पॉइंट की ओर चलते हैं एबिटा। एबिटा का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये एक मैट्रिक है जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एबिटा से आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को उसके कंपेटिटर से कंपेयर कर सकते हैं, पर यह मैट्रिक सेम इंडस्ट्री में ही एप्लीकेबल होता है। मतलब कि अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को एसीसी से कंपेयर करेंगे तो ये मैट्रिक अप्लाई होगा, पर अगर आप टीसीएस को टाटा मोटर से कंपेयर करेंगे तो ये मैट्रिक अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं उस टर्म की जो हर स्टार्टअप होना चाहता है, मतलब बूटस्ट्रैप्ड होना। स्टार्टअप वर्ल्ड में आपने ये काफ़ी सुना होगा। जो स्टार्टअप्स बिना किसी इन्वेस्टर या एक्सटर्नल फंडिंग के चलते हैं उन्हें बूटस्ट्रैप्ड कहा जाता है। इनमें फाउंडर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसी को बिजनेस की ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर देते हैं। फंडिंग मिलने के बाद हर स्टार्टअप की दिशा थोड़ी ज़रूर चेंज हो जाती है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं। इसलिए बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स फंडिंग लेना पसंद नहीं करते। अब नाइन्थ पॉइंट की बारी है जिसका नाम है होरेका। ये वर्ड आपने फूड्स एपिसोड्स में तो काफ़ी सुना ही होगा। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री को होरेका कहा जाता है। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो फूड और ड्रिंक्स को होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, पब्स और बार में प्रोवाइड करवाते हैं। फूड इंडस्ट्री में होरेका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 10th पॉइंट है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेस्टोरेंट वो फूड सर्व करते हैं जो क्विकली बनके तैयार हो जाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ एक्सेट्रा। मैकडोनल्ड, डोमिनोज और KFC ये कुछ वेल नोन QSRs हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इसे क्रिएट करने में मेरी काफ़ी दिनों की मेहनत जाती है।
इसलिए इसे शेयर जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं रेवेन्यू रन रेट की। ये मेथड अक्सर फ्यूचर रेवेन्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड को यूज़ करने के लिए एक एजम्पशन मान ली जाती है कि आने वाले 1 साल में मार्केट कंडीशन सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट ऐसा कम ही होता है, लेकिन फिर भी इससे रेवेन्यू का मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, तो इस मेथड से एज्यूम किया जाता है कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू सेम रहेगा, यानी कि वो कंपनी टोटल साल में 4 लाख रुपए कमाएगी। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और उसका नाम है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क है जिसका काम प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक डिलीवर करना होता है। इसमें प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी तक सब कुछ इन्वॉल्व होता है। सप्लाई चेन की शुरुआत रॉ मटेरियल की बाइंग से शुरू होती है, जिसके बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। देन उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेजा जाता है और तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कस्टमर को उसकी नीड ना हो। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस से निकाल कर आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। सप्लाई चेन का एक ही गोल है, कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल वे में वैल्यू डिलीवर करना। पैंडेमिक में तो आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा कि सप्लाई चेन फिट हुई है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं D2C की। इसके नाम से ही इसके मीनिंग का पता चल जाता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेचते हैं बिना किसी मिडलमैन के। कुछ पॉपुलर D2C ब्रांड्स हैं जैसे कि बोर्ड, मामाअर्थ और लेंसकार्ट। 14th पॉइंट है B2B। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो दो बिजनेसेस के बीच होती है, ना कि एक बिजनेस और एक इंडिविजुअल के बीच। इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे एक होलसेलर का किसी रिटेलर को प्रोडक्ट बेचना। इसकी सेकंड एग्जांपल है जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी किसी फर्म को अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज बेचती है। 15th पॉइंट है रिटेलर्स। रिटेलर आपके घर के पास वाले करियाना स्टोर या जनरल स्टोर वाले भैया को कहा जाता है। इनका काम है प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कि आप तक पहुंचाना। ये सप्लाई चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वजह से कई बार डील्स नहीं हो पाती। जी हाँ, इसका नाम है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का सिंपल मतलब है वैल्यू ऑफ द कंपनी। हमेशा फाउंडर्स हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं और इन्वेस्टर कम वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन कई फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, जैसे कि रेवेन्यू मल्टीपल्स, इंडस्ट्री साइज जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है, कंपनी के कंपेटिटर्स कौन है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितनी है, अगर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो उसके पास कितने पेटेंट्स हैं, और सबसे ज़रूरी कि वो कंपनी और इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में सभी शख्स का व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए कई बार डील्स नहीं भी हो पाती। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सीखते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।